हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टेक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, चैप्टर नंबर 7, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल। शियर स्ट्रेंथ क्या होती है सोइल की? शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करना, वही क्या कहलाएगी? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल। जब हमारी सोइल शियर में फेल होती है और उस फेल होने से पहले सोइल का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या कहलाएगी? उसकी शियर स्ट्रेंथ। अब बात करें हम सोइल की, तो ये ग्राउंड सरफेस हो गया हमारा। तो इसमें जो बिलो द ग्राउंड लेवल जो भी सोइल है उसमें डायरेक्ट कभी भी शियर फोर्स नहीं लगाते हम, कि डायरेक्ट कभी भी शियर फोर्स नहीं लगाएंगे। उसमें जब वर्टिकल लोडिंग लगती है तो उस कंप्रेशन के कारण, उसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं, और वो शियर स्ट्रेस में फेल ना हो, उसका जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा इस सोइल का, शियर स्ट्रेस में फेल होने से पहले जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल। तो इसमें क्या होगी, जो सोइल है किसी सरफेस के अलोंग क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। मीन्स जो सरफेस है सोइल की वो स्लिप कर जाती है, वही क्या होगा? शियर फेलियर। इम्पोर्टेंस ऑफ शियर स्ट्रेंथ। हम शियर स्ट्रेंथ के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? नंबर 1, इट डिटरमाइंस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। इससे हमें सोइल की बियरिंग कैपेसिटी पता चलती है। अगर हमारे जो सोइल है उसकी शियर स्ट्रेंथ अच्छी है या ज़्यादा है, इट मीन्स उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है और हमारा स्ट्रक्चर है वो भी सेफ है। सेकेंड है, इट कंट्रोल्स द स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ स्लोप इन दी सोइल। जैसे कि ये कोई भी एम्बैंकमेंट है और ये यहाँ पे सोइल है, तो अगर इस सोइल की शियर स्ट्रेंथ अच्छी है तो इसके जो स्लोप हैं, इसके जो स्लोप हैं एम्बैंकमेंट के, वो स्टेबल रहेंगे। अदरवाइज ये जो है स्लोप है, इसके फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फेल हो सकता है। किसके कारण? अगर शियर स्ट्रेंथ के कारण। अगर इसकी शियर स्ट्रेंथ अच्छी है तो ये स्टेबल रहेगा, अगर शियर स्ट्रेंथ कम है तो इसके जो स्लोप हैं वो स्टेबल नहीं रहेंगे। तो ये स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करती है। तीसरा है, इट इवेलुएट्स द सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल स्पेशली क्ले। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्ले सॉइल, ये कोई ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे जो सॉइल है वो क्ले है। इस क्ले सॉइल को हमने यहाँ से एक्सकवेशन किया, एक्सकवेशन के बाद इसको हमने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद हम इस क्ले को किसी दूसरी जगह पे ले गए। जब इस क्ले सॉइल को एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है तो इसको कहेंगे हम रिमोल्डेड, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टरबेंस हो जाता है। तो जैसे ही क्ले को रिमोल्डेड किया जाता है, मीन्स उसमें जब डिस्टरबेंस हो जाता है तो उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं हम सेंसिटिविटी, लॉस इन शियर स्ट्रेंथ। ये स्पेशली किस में होता है? क्ले सॉइल में। ठीक है, तो हमें पता हो कि ये जो क्ले है ये यहीं पे थी या इसको किसी दूसरे स्थान से ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले ड्यू टू रिमोल्डेड इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल। तो शियर स्ट्रेंथ से हमें सेंसिटिविटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, इट डिटरमाइंस द सेटलमेंट ऑफ द सोइल। तो शियर स्ट्रेंथ कम होगी तो सेटलमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसके लिए हमें शियर स्ट्रेंथ के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। 1 2 3 आप इन सब सारे पॉइंट को आप नोट कर लेना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना,
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होंगे उस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। नेक्स्ट है सोइल डिराइव इट्स शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू। सोइल में जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो किसके कारण होती है? नंबर 1 ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, नंबर 2 ड्यू टू कोहेजन, नंबर 3 ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल। तो इन तीनों के कारण सोइल में शियर स्ट्रेंथ होती है। नंबर 1 अगर हम बात करें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे सोइल के दो पार्टिकल होंगे और इनके ऊपर जब लोड लगाया जाएगा तो लोड के कारण ये सोइल का पार्टिकल इधर जाएगा और ये सोइल का पार्टिकल इधर जाएगा, तो इनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। दूसरा है हमारा कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? सोइल के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिकी। सोइल के पार्टिकल एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स या फिर सेम पार्टिकल्स। सेम मॉलिक्यूल्स और सेम पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको हम कहते हैं कोहेजन। तीसरा है हमारा इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल। इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल क्या होता है? जब पार्टिकल, सोइल के जो पार्टिकल हैं वो इर्रेगुलर शेप में हो, जैसे सोइल का एक पार्टिकल ऐसे इस शेप में है और दूसरा इस शेप में है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे? इंटरलॉक कर लेंगे। तो इस इंटरलॉकिंग के कारण भी सोइल की शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, इसको कहेंगे हम इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल। इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल। तो इंटरलॉकिंग किन पार्टिकल्स में होती है? जिसमें सोइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो इर्रेगुलर शेप में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ग्रेवल और सैंड में होता है। मीन्स ग्रेवल और सैंड में जो स्ट्रेंथ आती है वो किसके कारण आती है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण। कोहेजन जो होता है वो होता है क्ले में, कोहेजन होता है क्ले में। तो क्ले में जो स्ट्रेंथ आएगी, क्ले सोइल में जो स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी कोहेजन के कारण। वहीं पे अगर हम बात करें सिल्ट की, तो सिल्ट में जो स्ट्रेंथ होती है वो ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण भी होती है और कोहेजन के कारण भी। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और कोहेजन। तो हमने देखा कि डिफरेंट तरह की जो सोइल हैं वो उनमें शियर स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है। ग्रेवल और सैंड में जो स्ट्रेंथ होती है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण होती है। क्ले में जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो कोहेजन के कारण होती है। और जो सिल्ट जो सोइल होती है उसमें जो शियर स्ट्रेंथ आती है वो फ्रिक्शन के कारण भी होती है और कोहेजन के कारण भी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। पहले हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, उसके बाद इन डायग्राम से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सपोज करो ये ग्राउंड सरफेस है हमारा, ग्राउंड सरफेस, और एक ये ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पर हमने वेट रखा 10 kg और यहाँ पे हमने वेट रखा 100 kg, और हम कोई शियर फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे Fs, यहाँ भी हम कोई फोर्स लगा रहे हैं शियर फोर्स Fs। अब इस ब्लॉक को जो कि 10 kg का है इसको मूव करना
और एक 100 केजी के वेट को या ब्लॉक को मूव करना, तो किसमें फोर्स रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी? तो इस केस में 100 केजी को जब हम इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे तो इसमें शियर फोर्स जो लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। इसमें एफएस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। एफएस रिक्वायर मोर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी सोइल जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेस होगा, उसमें शियर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो किसका फंक्शन होगा? उस पर जो भी वर्टिकल जो लोड लग रहा है या नॉर्मल लोड लग रहा है उसका डायरेक्ट फंक्शन होगी। इट मीन्स सोइल जितनी कॉम्पैक्ट होगी, सोइल के पार्टिकल जितने पास होंगे, वहीं पे शियर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, उस पे पी फोर्स लगा रखी है। यहाँ पे हम शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ एस। इस डायरेक्शन में शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ये हो गया हमारा एफ एस इज इक्वल टू पी एन टेन फाइव। पी एन टेन फाइव। देखो P यहाँ पे कोई वर्टिकल लोड लग रहा है और वहाँ पे हम शियर फोर्स लगा रहे हैं। इस ब्लॉक को मूव करने के लिए शियर फोर्स हम एफ एस लगा रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में शियर फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा जो कि एफ आर है। तो यहाँ से ये हमारा पी एन लोड लग रहा है, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन आर, यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गया। इनका अगर हम रिजल्टेंट ले ये वाली वैल्यू, तो रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ वो कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे फाई है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे शियर फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी एन टेन फाई। फाई क्या होगा हमारा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया वो सपोज करो आर है, सपोज करो एस है, उसका रिजल्टेंट आर हमारी नॉर्मल रिएक्शन है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से हमने ये देखा था कि जितना वर्टिकल कंपोनेंट लोड का ज़्यादा होगा उतनी ही सोइल की शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, या हम कह सकते हैं कि उतनी ही शियर फोर्स हमें ज़्यादा चाहिएगी उसको मूव करने के लिए। तो जितना लोड ज़्यादा होगा उतनी ही शियर फोर्स ज़्यादा चाहिएगी। तो यहाँ से जो शियर फोर्स है एफ एस वो किसका फंक्शन होगी? नॉर्मल लोडिंग का। तो यहाँ पे नॉर्मल लोड क्या लग रहा है? पी एन। नॉर्मल लोड लग रहा है पी एन। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा ये है, इस ब्लॉक को किसी एडेसिव के साथ यहाँ पे रख दिया, मतलब किसी एडेसिव के साथ इसको स्टिक कर दिया, चिपका दिया। तो इसके केस में क्या होगा? जो शियर फोर्स हमें चाहिएगी, इसके केस में जो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा C प्लस पी एन टेन फाइव। C क्या है हमारा? कोहेजन। C है हमारा कोहेजन। हमने इसमें कोहेजन क्यों प्लस किया है? क्योंकि इसमें शियर फोर्स
शियर फोर्स जो रजिस्ट करेगी वो किसके कारण भी करेगी, कोहेजन के कारण। जैसे सपोज करो सोयल के पार्टिकल में कोहेजन भी है, जैसे कि हम बात करें सिल्टी सोयल की तो उसमें कोहेजन भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है। तो फ्रिक्शन को मैं कहूँगी फाई सोयल और कोहेजन को कहूँगी सी सोयल। जैसे कोहेसिव सोयल है तो वो होगी हमारी सी, कोहेसिव सोयल। वहीं पे फाई क्या है हमारी, जिस सोयल में जो रेजिस्टेंस आता है वो फ्रिक्शन के कारण आता है तो उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल सोयल। ठीक है, तो इस केस में कोहेजन भी है, जैसे इसको किसी एडेसिव के साथ चिपका दिया और इसमें फ्रिक्शन भी आएगा। सेम एग्जांपल यही है, फाई भी आएगा यहाँ पे, तो सी फाई, इसमें सी भी आएगा और फाई भी आएगा। तो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू सी प्लस पी एन टेन फाई। जैसे कि सिल्टी सोइल में जो स्ट्रेंथ होती है वो कोहेजन के कारण भी होती है और फ्रिक्शन के कारण भी होती है। वहीं पे अगर सैंडी सोइल है तो उसमें शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एस लिख दो या फिर आगे हम इसको डिनोट करेंगे एस से, स्मॉल एस से शियर स्ट्रेंथ को। वो हो गया हमारा, जो हमारी सैंडी सोइल होती है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है सिर्फ फ्रिक्शन के कारण होती है तो कोहेजन उसमें 0 होगा। तो 0 प्लस पी एन टेन फाइव, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पी एन टेन फाइव शियर स्ट्रेंथ का। तो यहाँ से दो फॉर्मूले या फिर कह सकते हो एक ही फॉर्मूला डिराइव होता है, सी प्लस पी एन टेन फाइव, ये फॉर्मूला रहेगा शियर स्ट्रेंथ का। अगर सोइल है वो फ्रिक्शनल सोइल है तो उसमें सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर सोइल में कोहेजन भी है, फ्रिक्शन भी है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कूलोम्स लॉ। कूलोम्स ने क्या कहा था कि किसी पॉइंट पे या किसी भी सोइल के पार्टिकल पे जो शियर स्ट्रेंथ होगी वो लीनियर फंक्शन होगी किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का। तो देखो कूलोम्स लॉ की स्टेटमेंट है, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सोइल at a point on a particular plane is a linear function of the normal stress on that plane। इसका मतलब ये क्या हुआ, सपोज करो ये हमारा कोई ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के कारण लोड लग रहा है। हमने ग्राउंड सरफेस से कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया ग्राउंड सरफेस से, ग्राउंड सरफेस के नीचे कोई पॉइंट लिया। इस लोडिंग के कारण इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो है सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस, वो किसके कारण आया है, इस बिल्डिंग के लोड के कारण। तो इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेंथ निकाले, शियर स्ट्रेंथ, तो लीनियर फंक्शन होगी सिग्मा का, तो सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, अगर इस सोइल में कोहेजन भी है तो हम क्या कर देंगे, सी इसमें प्लस कर देंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, जहाँ पे सी क्या होगा, सी होगा कोहेजन, सिग्मा होगा नॉर्मल स्ट्रेस, और फाइव होगा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कूलोम्स लॉ की स्टेटमेंट थी। उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर प्लेन में सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो किसका फंक्शन होती है, नॉर्मल स्ट्रेस का। इट मीन्स एस क्या है हमारी, एस है यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ।
शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सिग्मा tan फाई। अगर सोइल में कोहेजन भी है तो कोहेजन के कारण भी सोइल की शियर स्ट्रेंथ आती है, तो उसमें सी भी हम प्लस कर देंगे। तो सोइल का जो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया सी प्लस सिग्मा tan फाई। हमने अभी देखा कि कूलोम्स लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो लीनियर फंक्शन होती है सिग्मा tan फाई की। अगर उसमें कोहेजन है सोइल में तो उसमें सी भी ऐड कर देते हैं। दिस इज फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेंथ। अब एग्जाम में कई बार इसकी रिप्रेजेंटेशन पूछ ली जाती है फॉर डिफरेंट सोइल के लिए। सपोज कैसे, जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शनल सोइल हो, फ्रिक्शनल एक होती है फ्रिक्शनल सोइल, एक होती है हमारी कोहेसिव सोइल, और एक होगी हमारी C5 सोइल, C5 सोइल। इसका एग्जाम्पल था ग्रेवल और सैंड, ग्रेवल और सैंड। क्योंकि ग्रेवल और सैंड में जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो किसके कारण होती है? फ्रिक्शन के कारण। कोहेसिव सोइल का एग्जाम्पल था क्ले, क्योंकि क्ले में जो शियर स्ट्रेंथ आती है वो किसके कारण आती है? कोहेजन के कारण, जो सोइल के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। C5 सोइल कौन सी थी? हमारी सिल्टी सोइल। सिल्टी सोइल में जो स्ट्रेंथ आती है उसमें सोइल के पार्टिकल्स के बीच कोहेजन भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है। अब इनको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करें, इसका अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो देखो यहाँ से क्या कहा गया है कि जो शियर स्ट्रेंथ है, जो शियर स्ट्रेंथ है वो किसका फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है नॉर्मल स्ट्रेस का। तो हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, और यहाँ पे हम रखेंगे शियर स्ट्रेंथ। तो जब इनका ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी हमारी सी की वैल्यू, कोहेजन। उसके बाद जो शियर स्ट्रेंथ आएगी ये क्या होगी? सोइल की शियर स्ट्रेंथ होगी। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है सोइल की शियर स्ट्रेंथ। तो ये कोहेजन हो गया। उसके बाद ये कोहेजन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो सोइल का और सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ है और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो उसका लीनियर फंक्शन है, वो उसका लीनियर फंक्शन है। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5, ये आएगी 5। 5 क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये टोटल जो स्ट्रेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगी C प्लस सिग्मा tan फाई, C प्लस सिग्मा tan फाई। अब इन डिफरेंट सोइल के लिए इस ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला है फ्रिक्शनल सोइल। तो फ्रिक्शनल सोइल में फाई रहेगा, फाई रहेगा, लेकिन कोहेजन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ग्रेवल और सैंड में कोहेजन नहीं होता। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू हम 0 पुट कर लेंगे। एस इज इक्वल टू सिग्मा tan फाई, एस इज इक्वल टू सिग्मा tan फाई। वहीं पे अगर हम बात करें कोहेसिव सोइल की, तो कोहेसिव सोइल में जो शियर स्ट्रेंथ होगी वो किसके कारण होगी? कोहेजन के कारण। तो इसमें सी तो होगा लेकिन फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा? एस इज इक्वल टू सी। थर्ड है हमारा सिल्टी सोइल।
या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, कंपोजिट सोइल, कंपोजिट सोइल भी कह सकते हैं। कंपोजिट सोइल किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ किसके कारण होती है, दोनों के कारण, कोहेजन के कारण भी और फाई के कारण। तो यहाँ से जो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा S इज इक्वल टू इसमें कोहेजन भी है और फाई भी है, तो C प्लस सिग्मा टेन फाई। यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक्स एक्सिस पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, वाई एक्सिस पे हमारा शियर स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो जो शियर स्ट्रेंथ होगी वो लीनियर फंक्शन होगी किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का। तो ये हो गया फाई एंगल, क्योंकि यहाँ में सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया S सिग्मा टेन फाई। वहीं पे अगर हम बात करें कोहेसिव सोइल की, तो कोहेसिव में S बराबर क्या है, C, तो सिग्मा, तो C हमारा ये कांस्टेंट हो गया, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ही रहेगी इस कोहेजन के कारण, ये क्या हमारा कोहेजन, तो S = C। तो सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो क्या है, C। तीसरा है हमारा सिल्टी सोइल। तो सिल्टी सोइल में वहीं पे एक्स एक्सिस पे हम नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे, वाई एक्सिस पे हम शियर स्ट्रेंथ लेंगे। इसमें कोहेजन भी होगा, C की वैल्यू भी होगी, और जो शियर स्ट्रेंथ होगी वो लीनियर फंक्शन होगी सिग्मा का, नॉर्मल स्ट्रेस का। तो ये हो गया फाई, और यहाँ से ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, इसके बराबर C प्लस सिग्मा टेन फाई। यहाँ से ये जो शियर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा टेन फाई, ये जो वैल्यू यहाँ तक, ठीक है। तो ये कूलोम्स लॉ था। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि कूलोम ने क्या कहा था। कूलोम्स ने कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में किसी पॉइंट पे जो सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो लीनियर फंक्शन होती है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का, S = सिग्मा टेन फाई। अगर उस सोइल में कोहेजन भी है तो उसके कारण भी उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो हमने क्या ऐड कर दिया, कोहेजन, C प्लस सिग्मा टेन फाई। अब एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कूलोम्स लॉ की स्टेटमेंट दो और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो डिफरेंट तरह की सोइल के लिए। तो जैसे कि फ्रिक्शनल सोइल कौन सी होती है, हमारी ग्रेवल और सैंड, क्योंकि ग्रेवल और सैंड में जो स्ट्रेंथ आती है वो किसके कारण आती है, फ्रिक्शन के कारण। क्योंकि ग्रेवल और सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो उनमें सरफेस के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसके कारण सोइल की शियर स्ट्रेंथ आती है। तो ग्रेवल और सैंड में फ्रिक्शन तो होता है लेकिन कोहेजन नहीं होता, क्योंकि सैंड के पार्टिकल आपने देखे होंगे कि सैंड के पार्टिकल को जब आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो वो पार्टिकल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोहेजन नहीं है, तो वो पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। तो कोहेजन तो इसमें 0 हो गया और फाई प्रेजेंट होता है। तो यहाँ C की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा S = सिग्मा टेन फाई। दूसरा होता है हमारा कोहेसिव सोइल। कोहेसिव सोइल में कोहेजन तो प्रेजेंट होता है, इसका मतलब इसमें सोइल के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं, सोइल के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं, लेकिन इसमें फाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, S = आ जाएगा C। वहीं पे अगर सिल्टी सोइल हो तो सिल्टी सोइल में जो शियर स्ट्रेंथ होती है उसमें कोहेजन भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया C प्लस सिग्मा टेन फाई। अब इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे,
एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम, नॉर्मल स्ट्रेस, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, शियर स्ट्रेंथ। तो हमने इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ इसका फंक्शन है, ठीक है। तो हम सिग्मा कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो इस इक्वेशन से जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जो स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ है, वो इसका लीनियर फंक्शन है, तो ग्राफ लीनियरली हम प्लॉट कर देंगे। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एस इज इक्वल टू सिग्मा tan फाई। दूसरा हम कोहेसिव सॉइल के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू सी, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। तीसरा है हमारा सिल्टी सॉइल, जिसमें सी भी प्रेजेंट होता है और फाई भी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होता है और कोहेजन भी होता है। तो ये वैल्यू सी होगी, उसके बाद जो स्ट्रेंथ होगी वो किसके कारण आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण, तो इसका लीनियर फंक्शन होगी। और ये फॉर्मूला यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। आगे है एक छोटा सा टॉपिक, कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती हैं। और दूसरा है कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल मतलब जिस सॉइल में कोहेजन प्रेजेंट हो। तो कोहेजन किस कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होता है, कोहेजन प्रेजेंट होता है क्ले में। क्ले में सी प्रेजेंट होता है और फाई क्या होता है, 0। तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्ले। कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होंगी, जिसमें कोहेजन ना हो। तो जो हमारी ग्रेवल और सैंड होता है, सैंड सॉइल होती है, इसमें कोहेजन नहीं होता, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोहेजन लेस सॉइल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेवल और सैंड, ग्रेवल और सैंड। उसके बाद कोहेजन लेस सॉइल मीन्स जिसमें कोहेजन ना हो, और कोहेसिव सॉइल जिसमें कोहेजन हो, जैसे कि क्ले। कोहेजन लेस सॉइल का दूसरा नाम क्या है, फ्रिक्शनल सॉइल। फ्रिक्शनल सॉइल क्यों, क्योंकि इसमें कोहेजन नहीं होता, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो इसको फ्रिक्शनल सॉइल कहते हैं। और कोहेजन लेस कहते हैं क्योंकि इसमें कोहेजन नहीं होता। दूसरा है कोहेसिव सॉइल, इनमें कोहेजन होता है इसलिए इनको कोहेसिव सॉइल कहते हैं, लेकिन इनमें फ्रिक्शन नहीं होता, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा फ्रिक्शन लेस सॉइल। फ्रिक्शन लेस सॉइल। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे कि कोहेजन लेस सॉइल या फिर फ्रिक्शनल सॉइल एक ही होती हैं, ग्रेवल और सैंड। क्यों होती हैं, इसका रीज़न मैंने यहाँ पर बता दिया। दूसरा है कोहेसिव सॉइल कौन सी होती हैं, हमारी क्ले सॉइल होती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ जो आती है सॉइल की, वो सिर्फ कोहेजन के कारण आती है, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती, या फिर फ्रिक्शन के कारण सॉइल रजिस्ट नहीं कर पाती, इसलिए इसको कहते हैं फ्रिक्शन लेस, जिसमें फ्रिक्शन ना हो, कोहेजन लेस जिसमें कोहेजन ना हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोहेजन लेस सॉइल को अफेक्ट करेंगे, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोहेसिव सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे।